नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A नुगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं BSc सेकेंड ईयर के लिए, हमारी यूनिट चल रही थी क्रोमेटोग्राफी, और उस क्रोमेटोग्राफी को आज हम कंप्लीट करेंगे क्रोमेटोग्राफी को। तो देखिए, हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। क्रोमेटोग्राफी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज कहां पर किया जाता है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी में किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले सबसे सरलतम और विस्तृत रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि है, इसमें ध्यान देना, जिसमें कम अणुभार वाले समस्त कार्बनिक तथा कई अकार्बनिक पदार्थों की पहचान, पृथक्करण और उनका मात्रात्मक आकलन भी किया जाता है। ध्यान रखना, कम अणुभार वाले सभी कार्बनिक पदार्थों का, कुछ अकार्बनिक पदार्थों का पहचान की जा सकती है, उनका पृथक्करण किया जा सकता है, और इसके अलावा उनका मात्रात्मक आकलन भी किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, यह विधि आधारित किस पर है। यह विधि प्रमुख रूप से विभिन्न आयनों की गति में अंतर के कारण संपन्न होती है। अर्थात जो अलग अलग प्रकार के आयन हैं, उनके जो गति है उसके अंदर अंतर है, अलग हर आयन जो होता है उसकी गति का अंतर अलग अलग प्रकार से होता है, उसी के आधार पर यह संपन्न होती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि ये विभेदी अभिगमन के, आयनों के विभेदी अभिगमन के सिद्धांत पर है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अलग अलग आयनों की गति करने की दर अलग अलग होती है। नेक्स्ट, यह विधि निम्न चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले फिल्टर पेपर का चुनाव किया जाता है। सर्वप्रथम हम प्रयोग के लिए उपयुक्त फिल्टर पेपर का चुनाव करते हैं। वॉटमैन फिल्टर पेपर यहां पर यूज किया जाता है, व्हाइट कलर का फिल्टर पेपर आता है। सामान्यतः वॉटमैन फिल्टर पेपर की 1 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी एक पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से उसको काट लेते हैं, तो 15 से 20 सेंटीमीटर तो लंबी होती है, 1 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी एक पट्टी का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले तो फिल्टर पेपर का चुनाव हो गया। दूसरा, पदार्थ का विलयन बनाना। क्रोमेटोग्राफी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है उपयुक्त विलायक का चुनाव करके पदार्थ का विलयन बनाना। विलायक की न्यूनतम मात्रा लेकर पदार्थ का सांद्र विलयन बनाते हैं। तो विलायक तो हम कम से कम लेंगे, मतलब हम केवल उतना ही लेंगे कि जितने से हमारा काम चल जाए या विलयन बन जाए, मतलब कम से कम जितनी उसकी जरूरत है उतना हम उसके अंदर ले लेंगे, और विलायक की न्यूनतम मात्रा लेकर सांद्र विलयन का निर्माण करेंगे। उसके बाद नमूने को पेपर पर लागू करना। अब फिल्टर पेपर के एक किनारे पर, उसका कोई भी किनारा हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसा होता है, और उसकी सब चौड़ाई भी सब जगह से समान होती है, और लंबाई तो उसकी जो 15 से 20 सेंटीमीटर है वो फिक्स होगी। नमूने को पेपर पर लगाना। फिल्टर पेपर के एक किनारे पर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर दूरी पर पेंसिल से एक रेखा खींच लेते हैं, और उस रेखा पर पदार्थ के विलयन की एक बूंद डालते हैं, और गर्म हवा वाले हेयर ड्रायर से, जो हेयर ड्रायर होता है उससे इसको सुखा देते हैं। उसके बाद में विलायक का चुनाव और क्रोमेटोग्राम का विकास। इसके बाद उपयुक्त विलायक का चुनाव करते हैं और उसमें इस फिल्टर पेपर की पट्टी को इस तरीके से डुबा देते हैं। विलायक के साथ मिश्रण के विभिन्न अवयव विभिन्न वेग से गति करते हुए अलग अलग हो जाते हैं, और क्रोमेटोग्राम का विकास हो जाता है। कुछ समय के पश्चात फिल्टर पेपर की पट्टी को बाहर निकाल देते हैं, और जहां तक विलायक चढ़ा है वहां तक पेंसिल से निशान लगाकर वापस इसे हेयर ड्रायर द्वारा सुखा देते हैं। क्रोमेटोग्राम को विकसित करने के लिए 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक होती है चढ़ती, मतलब असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, और एक होती है उतरती, मतलब डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इस विधि में क्रोमेटोग्राफी पेपर पर विलायक के अणु नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में काम करते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर को नीचे लगे विलायक के ट्रफ में लटका देते हैं, मतलब विलायक के अंदर इसको लटका देते हैं, जिससे विलायक के अणु पेपर पर ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं। तो ये एक चढ़ती क्रोमेटोग्राफी का उदाहरण है, जिसमें इस तरीके से एक स्टैंड होता है, चढ़ता हुआ विलायक का स्तर है, पृथक किए हुए सारे के सारे रंजक हैं, ये विलायक है और क्रोमेटोग्राफिक पेपर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है उतरती हुई क्रोमेटोग्राफी। उतरती हुई क्रोमेटोग्राफी देखिए, इस विधि में
क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर विलायक के अणु ऊपर से नीचे की ओर अर्थात गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ते हैं। देखो यहां पर तो विलायक के अणु यहां से ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो ये तो क्या थी, चढ़ती क्रोमेटोग्राफी थी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब ये वापस नीचे की तरफ आएंगे, यहां हमने इसको इस तरीके से लटका दिया कि ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उतरती हुई क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी पेपर का नीचे वाला सिरा ऊपर रखे विलायक के ट्रफ में डुबो देते हैं। विलायक के अणु ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं और साथ में पदार्थ के चिन्ह भी बढ़ते जाते हैं और इससे क्रोमेटोग्राम का विकास हो जाता है। देखो यहाँ पर ये लटकाया गया था, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अलग अलग जगह पर इसने स्पॉट बना दिया और इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये है उतरती क्रोमेटोग्राफी। देखिए तो यहाँ पर एक ट्रफ था हमारे पास ये वाला, इसके अंदर हमने इसको इसके अंदर लटका दिया, थोड़ा सा इसके अंदर डुबो दिया इसको। इसके अंदर इसको लटकाने के बाद में यहाँ पर इसको ऊपर से हमने बंद कर दिया। विलायक के लिए एक ट्रफ है, ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, तो ऊपर से ग्लास का टैंक है पूरा, पृथक हुए रंजक, नीचे उतरते हुए विलायक का स्तर, तो यहाँ तक ये नीचे की तरफ उतर जाएगा, उतरती हुई क्रोमेटोग्राफी। चढ़ती हुई क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है विलायक का नीचे से ऊपर की ओर गमन करना, केशिका तप विधि द्वारा ही होता है, और इसमें भी केशिका तप होता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें लगेगा। और उतरती हुई क्रोमेटोग्राफी या डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है विलायक का ऊपर से नीचे की तरफ गति करना। उसके बाद है पदार्थ की स्थिति को ज्ञात करना। अंत में इस क्रोमेटोग्राम में पदार्थ अथवा मिश्रण के अवयवों की स्थिति को विभिन्न भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा ज्ञात करके RF का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिससे पदार्थों की पहचान हो जाती है। तो 3 तरीके हैं, मतलब इसमें ABCDE 4 तरीके हैं। 4 तरीकों में सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले हमको क्रोमेटोग्राफिक पेपर पदार्थ का, सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी पेपर का चुनाव करना है, मतलब फिल्टर पेपर का चुनाव करना है। उसके बाद पदार्थ का न्यूनतम विलायक लेकर उसका विलयन बनाना है। उसके बाद नमूने को पेपर पर लगाना है। उसके बाद विलायक का चुनाव करना है और क्रोमेटोग्राम का विकास करना है। क्रोमेटोग्राम का विकास करने के आधार पर 2 प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है, एक होती है चढ़ती क्रोमेटोग्राफी, एक होती है उतरती क्रोमेटोग्राफी, और उसके बाद E जो होता है ये होता है पदार्थ की सही स्थिति को ज्ञात करना। बहुत सारी भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा इसको ज्ञात करके RF वैल्यू ज्ञात हो जाती है, जिससे पदार्थ की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, पतली परत क्रोमेटोग्राफी अथवा TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी अथवा TLC। इसके प्रथम अन्वेषक होने का श्रेय एगान स्टॉल को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1956 में TLC तकनीक का आविष्कार किया। इस विधि में सिलिका जेल अथवा एल्यूमिना जैसे अधिशोषक पदार्थ की एक पतली सी परत ग्लास प्लेट पर लगाई जाती है। जैसे ग्लास प्लेट है, जो स्ट्रिप आती है, जो पट्टियां आती हैं जिससे ब्लड टेस्ट किया जाता है, वो छोटी छोटी पट्टियां होती हैं, या आपने स्लाइड्स देखी होंगी, कांच की जो स्लाइड्स होती हैं वो सारी की सारी, उसके ऊपर हम सिलिका जेल की एक पतली परत को लगा देते हैं, जिसे क्रोमोप्लेट कहा जाता है। बाकी सिद्धांत तथा विधि क्रोमेटोग्राफी के समान ही है। फिल्टर पेपर के स्थान पर हम क्रोमेटोप्लेट का यूज करते हैं। अधिशोषक सिलिका जेल अथवा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कार्बनिक विलायक अथवा जल में एक गाढ़ा घोल बनाया जाता है। कभी कभी इस घोल में स्टार्च अथवा कैल्शियम सल्फेट जैसे बंधक पदार्थ भी मिला लेते हैं। इस गाढ़े घोल को कांच की एक स्लाइड या प्लेट पर फैला देते हैं, फिर इसे ओवन अथवा डेसिकेटर में सुखा देते हैं। ऐसे कई प्लेटें तैयार करके डेसिकेटर में भंडारित करते रखते हैं। जब हमें इसमें कार्य करना होता है तो उसके आधा घंटा पहले हम कांच की प्लेट को 105 डिग्री पर शुष्क होने के लिए रख देते हैं। अब इस शुष्क प्लेट पर पेंसिल से रेखा खींचकर पेपर क्रोमेटोग्राफी की भांति विलयन के बिंदु लगा दिए जाते हैं। उनके सूखने के पश्चात उस प्लेट को खड़ी अवस्था में एक टैंक में डाल देते हैं, जिसमें उपयुक्त विलायक भरा रहता है। जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसको खड़ी अवस्था में इसके अंदर डाल दिया, कांच की प्लेट है, ये नीचे इसके विलायक भरा हुआ है। ठीक है, टैंक में विद्यमान विलायक कांच की पट्टी पर ऊपर की ओर चढ़ता है और अधिशोषक प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होने के कारण सभी अवयव पृथक होते जाते हैं। लगभग 30 मिनट तक स्लाइड को टैंक में रखने के पश्चात निकाल लेते हैं और ठीक ठीक ताप लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर उसे सुखाते हैं। पदार्थों की प्रकृति के अनुसार इन प्लेटों पर
विभिन्न अभिकर्मकों अथवा रंजकों का छिड़काव करते हैं, जिससे उन सभी अवयवों की प्रकृति, मात्रा इत्यादि स्पष्ट हो जाती है, और फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी की भांति उनका आकलन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आरएफ मानों की गणना करनी है। तो आरएफ मानों की इसी में भी गणना करते हैं, केवल इसमें मतलब पेपर की जगह पर हम कांच की प्लेट का प्रयोग करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्रोमेटोग्राफी में अब आरएफ क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्रोमेटोग्राफी में किसी पदार्थ के पृथक्करण की दक्षता को प्रकट करने के लिए आरएफ पद का प्रयोग किया जाता है। पेपर अथवा पतले परत क्रोमेटोग्राफी में पदार्थ के विलयन की बूंद युक्त फिल्टर पेपर अथवा पतले परत युक्त स्लाइड को किसी विलायक में रखा जाता है, तो केश नली प्रभाव के कारण विलायक के कण उस पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं और विलय पदार्थों के कणों पर दो प्रकार के परस्पर विपरीत बल कार्य करते हैं। विलायक के कण उसे आगे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, जबकि अधिशोषक पदार्थ उसे अपने साथ बांधे रखने के लिए अथवा पीछे की ओर खींचने का प्रयास करता है। इन दोनों विपरीत बलों के परिणामी प्रभाव के फलस्वरूप विलय पदार्थ के कण जितना आगे बढ़ पाते हैं उसका माप ही आरएफ मान कहलाता है। इसे परिभाषा इसकी क्या है, किसी विलय पदार्थ द्वारा अपने उच्चतम सांद्रता से किसी विलय पदार्थ द्वारा अपने उच्चतम सांद्रता वाले बिंदु से ऊपर की ओर तय की गई दूरी अथवा विलायक द्वारा तय की गई दूरी के मध्य के अनुपात को आरएफ कहते हैं। किसी विलय पदार्थ द्वारा अपने उच्चतम सांद्रता वाले बिंदु से ऊपर की ओर तय की गई दूरी, मतलब विलायक की यहाँ पर नीचे की तरफ उच्चतम सांद्रता होती है, तो ऊपर की तरफ जो तय करता है दूरी वो हो गया तय की गई दूरी, और विलायक द्वारा तय की गई दूरी के मध्य के अनुपात को, विलायक ने टोटल कितनी दूरी की वो होगी, और विलय पदार्थ यहाँ पर सबसे ज्यादा था वो, तो ऊपर की तरफ उसने कितनी दूरी तय की वो उसका जो अनुपात होता है उसे आरएफ कहते हैं। दोनों दूरियों को विलयन के लगाए गए बिंदुओं से नापते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बिंदु लगाया था, लेकिन इसने यहाँ तक दूरी तय कर ली और विलयन ने यहाँ तक दूरी, विलायक ने यहाँ तक दूरी तय कर ली। यहाँ पर देखिए पदार्थ का चिन्ह हमने यहाँ पर लगाया था और इसने यहाँ तक दूरी तय कर ली और विलायक ने यहाँ तक दूरी तय कर ली, तो इन दोनों का अनुपात हम यहाँ पर लेंगे। आरएफ क्या है, पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी बटा विलायक द्वारा तय की गई दूरी। तो इसको अगर ए माने तो ये बी हो जाएगा, तो आरएफ बराबर होता है ए बटा बी। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है इसके। मान लीजिए हमने यहाँ से 48 mm ऊपर करके एक पदार्थ का पॉइंट लगाया और विलायक द्वारा तय की गई दूरी इतनी थी, तो इसकी जो आरएफ वैल्यू है वो 48/80 बराबर 0.6 आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 72 mm पर हमने लगाया और इसके बीच की दूरी 120 थी, तो 72/120 बराबर 0.6 आ जाएगा। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसने 200 mm की दूरी तय की जबकि इसने 120 mm की दूरी तय की, तो आरएफ बराबर 120/200 बराबर 0.6 आ जाएगा। तो कुछ समय बाद आरएफ की ये वैल्यू आएगी, कुछ और समय बाद आरएफ की ये वैल्यू आ जाएगी और कुछ और समय बाद आरएफ की ये वैल्यू आ जाएगी, अर्थात इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखिए इन चित्रों को देखकर स्पष्ट होता है कि समय के साथ साथ विलायक एवं पदार्थ द्वारा पार की गई दूरी जो होती है, पार की गई दूरी में वृद्धि होती है, लेकिन उसका अनुपात स्थिर रहता है। तो यहाँ पर आप हमेशा ये देखेंगे, इसीलिए इसको अनुपात कहते हैं। यहाँ पर भी 0.6, यहाँ पर भी 0.6, यहाँ पर भी 0.6, इसीलिए हम यहाँ पर इसका अनुपात लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी किसी एक विलायक में कुछ पदार्थों, जैसे उदाहरण के लिए अमीनो अम्लों के आरएफ मानों में बहुत कम अंतर होता है। एक ही विलायक उसमें कुछ पदार्थों के जो आरएफ मान है उसमें बहुत कम अंतर होगा। इस कारण दोनों पदार्थों के बिंदु स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में हम उस क्रोमेटोग्राम को 90 डिग्री के कोण पर लंबवत घुमाकर उसे किसी दूसरे विलायक में रख देते हैं, तब दोनों बिंदु स्पष्ट रूप से एक एक अलग अलग हो जाते हैं। इसे बोलते हैं टू वे क्रोमेटोग्राम। उदाहरण के लिए वैलिन और हिस्टिडीन। अब देखो वैलिन और हिस्टिडीन के लिए एक पॉइंट तो ये आ गया, मूल बिंदु ये था, अब ये और ये 2 पॉइंट आ गए, तो इसका मतलब ये मिला हुआ है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि वी की वैलिन के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है और हिस्टिडीन के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको लंबवत इसके अंदर रख देंगे, मतलब ये ऐसे था, ठीक है, इसको उठाकर ऐसे घुमाएंगे, ऐसे उठाकर इस विलायक के अंदर रख देंगे। तो विलायक के अंदर घुमाने पर दूसरे किसी विलायक के अंदर रख देंगे, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, तो इसकी आरएफ वैल्यू 0.45 प्राप्त होगी और इसकी आरएफ वैल्यू 0.1 होगी। तो फिनॉल और अमोनिया के अंदर तो ये देता है और ब्यूटेनॉल और एथेनॉइक अम्ल के अंदर ये वाला देता है, तो इसको द्विपथ कहते हैं। पहले एक से ज्ञात किया
अलग अलग कर लिया, उसके बाद दूसरे से ज्ञात किया। अब एक से इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी यही आएगा, इसलिए हमको डबल डबल यहाँ पर विलायक लेने पड़ते हैं। इसे हम कहते हैं द्विपथ क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए यहाँ पर RF वैल्यू किसमें कितनी है, दो अलग अलग विलायकों के संदर्भ में। एलानिन के लिए 0.55, ब्यूटेनॉल के लिए 0.28। मतलब जो एलानिन है उसकी फिनॉल या अमोनिया में जो RF वैल्यू होती है वो है 0.55, ब्यूटेनॉल में उसकी जो RF वैल्यू है वो है 0.28, आर्जिनिन की फिनॉल में RF वैल्यू है 0.85, ब्यूटेनॉल में इसकी RF वैल्यू है 0.10, सिस्टीन की RF वैल्यू फिनॉल में 0.13, ब्यूटेनॉल में 0.05, ग्लाइसिन की फिनॉल में 0.41 और ब्यूटेनॉल में 0.17, हिस्टिडीन की फिनॉल में 0.70 और ब्यूटेनॉल में 0.10, ल्यूसिन की फिनॉल में 0.86 और ब्यूटेनॉल में 0.61, सेरीन की फिनॉल में 0.35 और इसमें 0.16 और वैलीन की 0.76 और 0.45। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू हैं। कई बार क्या होता है कि विलायक फिल्टर पेपर अथवा पतली परत वाली स्लाइड के ऊपरी सिरे तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी अनुपात का औचित्य नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में एक अन्य पद का प्रयोग किया जाता है जिसे RX कहते हैं। मतलब RX और RF दोनों वैल्यू हैं। RX किसी पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी और उसी के जैसे मानक पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। मतलब किसी जो पदार्थ हमारे पास था उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसी के जैसा कोई हमने मानक पदार्थ X ले लिया, उसके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। तो RX बराबर होगा C/D। देखिए आगे, शर्कराओं के लिए हम Rg पद का प्रयोग करते हैं क्योंकि वहां मानक पदार्थ के रूप में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। RF चूंकि दो दूरियों का अनुपात है, अतः यह एक शुद्ध संख्या होती है और इसकी कोई इकाई नहीं होती। ध्यान रखना है, RF की कोई इकाई नहीं होती। दूसरी बात, चूंकि विलायक द्वारा तय की गई दूरी सदैव ही पदार्थ से अधिक होगी, अतः RF का मान सदैव ही 1 से कम होता है। तो ये ध्यान रखना है कि RF की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी क्योंकि विलायक द्वारा तय की गई दूरी, कहीं पर भी आप चाहे देख सकते हो, चाहे हम यहाँ पर देखें, देखो ये विलायक द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा है और पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी कम है। विलायक द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा है, पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी कम है। विलायक द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा है और पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी कम है। तो इसका मतलब विलायक द्वारा हमेशा ही अधिक दूरी तय की जाती है। जिस प्रकार विभिन्न पदार्थों के गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि उनके अभिलाक्षणिक भौतिक गुण हैं, उसी प्रकार विभिन्न पदार्थों के लिए RF के मान भी उनके अभिलाक्षणिक होते हैं और किसी अज्ञात पदार्थ के RF मान की लिटरेचर मानों के साथ तुलना करके उस पदार्थ की पहचान की जा सकती है। मतलब जो हमारे पास लिखे हुए मान उसके अवेलेबल हैं, उसके साथ अगर हम उसकी तुलना करें तो उसके पदार्थ की पहचान की जा सकती है। चूंकि RF के मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, RF के मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, अतः RF के मान के साथ उस विलायक का संदर्भ बताना आवश्यक होता है। RF के मान निम्न कारकों पर भी निर्भर करते हैं: ताप पर, फिल्टर पेपर या पतली परत की गुणवत्ता पर, क्रोमेटोग्राम बनाते समय उसे सुखाने और विकसित करने की विधि पर, विलयन के pH और सांद्रता पर और पदार्थों के मध्य हुई रासायनिक अभिक्रियाओं पर। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये इन सब चीजों पर RF की जो वैल्यू होती है, RF के जो मान होते हैं, ये सारे के सारे इस पर निर्भर करते हैं। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग, फ्यू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का बहुत सारे पृथक्करणों और यौगिकों की पहचान इत्यादि में बहुत अधिक योगदान है। इसके अलावा भी इसके कुछ जो प्रमुख अनुप्रयोग हैं वो कौन कौन से हैं: अमीनो अम्लों का, रंजकों का, इनकी पहचान और पृथक्करण करने में, निकेल, कोबाल्ट, जिंक और मैग्नीज के पृथक्करण में, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट और जिंक के पृथक्करण में। मतलब अगर ये चारों होने इकट्ठे, पृथक्करण का मतलब है कि ये चारों अगर इकट्ठे हों तो इनमें से सभी को अलग अलग किया जा सकता है। अगर ये चारों इकट्ठे हों मतलब निकेल, कॉपर, कोबाल्ट और जिंक, इनमें से भी अलग अलग किया जा सकता है। आयरन और एल्यूमिनियम इकट्ठे हों तो इसका भी पृथक्करण किया जा सकता है और एल्यूमिनियम के आकलन में भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में अध्ययन किया। अब हम कुछ करते हैं क्वेश्चंस इसके संबंधित, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, प्रैक्टिकल में आपके ये है। इस वजह से क्रोमेटोग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले
प्रश्न नंबर एक छात्र ने कुछ रंजकों के परीक्षण के लिए क्रोमेटोग्राफी पेपर पर पेन से एक रेखा खींची। उस रेखा पर विभिन्न रंजकों के बिंदु लगाए और पेपर पर चढ़ती हुई क्रोमेटोग्राफी के लिए उसको विलायक में डुबो दिया। बताइए उस छात्र ने प्रयोग में क्या भूलता की। ध्यान रखना है, कभी भी पेन द्वारा मार्किंग नहीं करनी। हमेशा जो मार्किंग की जाएगी वो हमेशा ही पेंसिल द्वारा की जाएगी। क्रोमेटोग्राफी पेपर पर सदैव पेंसिल से रेखा खींचते हैं, कभी भी पेन से नहीं खींचते। इसका कारण यह है कि स्याही में भी जो इंक होती है उसमें भी तो रंजक होंगे, तो विलायक उस स्याही के जो रंजक है उनको भी साथ में ले जाएगा। परीक्षण रंजक लगाकर जब हम इस पेपर को द्रव में लटकाएंगे तो परीक्षण रंजकों के साथ स्याही के रंजक भी ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, जिससे रंजकों का परीक्षण सही तरीके से नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर उस छात्र ने क्या किया है, क्रोमेटोग्राफी पेपर पर पेंसिल की बजाय पेन से रेखा खींची, तो यह है उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। दूसरा एक छात्र ने लिखा है, ये हमारे माइंड में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता। देखिए, एक छात्र ने लिखा कि उतरती क्रोमेटोग्राफी में हल्के अणुओं की तुलना में भारी अणुओं के आरएफ मान निश्चित रूप से उच्च होंगे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? मतलब हल्के अणुओं की तुलना में भारी अणुओं के आरएफ मान निश्चित रूप से उच्च होंगे। क्रोमेटोग्राफी का गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है। नहीं, क्रोमेटोग्राफी में यौगिकों का पृथक्करण दोनों चलायमान और स्थिर प्रावस्थाओं में पदार्थ के वितरण पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण पर नहीं। अतः हल्के अणुओं की तुलना में भारी अणुओं के आरएफ मान कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करते हैं। यदि आपको ग्लाइसिन, हिस्टिडीन और वैलिन का मिश्रण देकर उसका क्रोमेटोग्राफिक पृथक्करण करने को कहा जाए तो आप किस प्रकार के क्रोमेटोग्राम की अपेक्षा करते हैं? यदि विलायक फिनॉल या अमोनिया लिया जाए और यदि विलायक ब्यूटेनॉल या एसिटिक अम्ल लिया जाए। फिनॉल अमोनिया विलायक में ग्लाइसिन के आरएफ मान का काफी कम आएगा, वो हमने देखा भी होता, जबकि हिस्टिडीन और वैलिन के आरएफ मान उच्च लेकिन परस्पर कम अंतर वाले होते हैं। अतः इसके लिए ये वाला जो क्रोमेटोग्राफ है, ये वाला क्रोमेटोग्राफ हमें प्राप्त होगा। ठीक है। विपरीत के विपरीत यदि विलायक ब्यूटेनॉल एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाए तो ग्लाइसिन और हिस्टिडीन के आरएफ मान तो कम होंगे और लगभग मिलते जुलते होंगे, जबकि वैलिन के जो आरएफ वैल्यू होंगी ये थोड़ी सी इससे बड़ी होगी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है चित्र 14A, ये एक डायग्राम है और चित्र 14B ये एक डायग्राम है। में कुछ अमीनो अम्लों के मिश्रण के क्रोमेटोग्राम दिए गए हैं। इन्हें देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पथीय तथा द्विपथीय क्रोमेटोग्राफ में बिंदुओं के आरएफ के मान लगभग कितने हैं? मिश्रण में कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं? ये मूल बिंदु यहां से यहां ऊपर की तरफ गति कर रहा है, ये प्रथम, ये यहां से, अब देखो पहले तो ऐसा था, फिर इसको लंबवत यहां पर डाल दिया। प्रथम क्रोमेटोग्राफ में केवल दो ही बिंदु हैं जिनके आरएफ मान लगभग 0.85 और 0.35 हैं, जबकि तृतीय क्रोमेटोग्राफ में तीन बिंदु हैं जिनके मान आरएफ मान लगभग 0.1, 0.15 और 0.6 है। यदि हम इन्हें एक्स, वाई और जेड से चिन्हित करें तो इसके लिए सारणी बनाई जा सकती है कि विलायक फिनॉल और अमोनिया में x की वैल्यू 0.35, y की वैल्यू 0.85, z की वैल्यू 0.85, ब्यूटेनॉल और एसिटिक अम्ल में 0.15, 0.1 और 0.6 आएगी। इन मानों की तुलना यदि हम अमीनो अम्लों के आरएफ मान के साथ करें तो इससे क्या हो जाएगा, x तो सीरीन के लिए मान आता है, y आर्जिनिन के लिए मान आता है और z ल्यूसीन के लिए मान आता है। चूंकि ल्यूसीन और आर्जिनिन के मानों में बहुत कम अंतर है, अतः प्रथम क्रोमेटोग्राफ में एक ही बिंदु के द्वारा दिखेंगे, जबकि द्वितीय क्रोमेटोग्राफी में स्पष्ट रूप से पृथक हो जाएंगे। नेक्स्ट, यदि आप शाही मान की प्रयोगशाला में क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं, आपके पास तीन प्रकार के शाही के सैंपल आए हैं। एक क्रोमेटोग्राफी पेपर पर 4 लाल, हरे, नीले और पीले रंजकों के साथ शाही के तीनों सैंपल ए, बी, सी के बिंदु बनाकर उसका क्रोमेटोग्राम विकसित करने पर चित्र 16 जैसा क्रोमेटोग्राम प्राप्त होता है। देखो ये क्रोमेटोग्राम प्राप्त होता है, ये वाला, ये RGBY ABC इस प्रकार का क्रोमेटोग्राम प्राप्त होता है। 16 जैसा क्रोमेटोग्राम प्राप्त होता है तो तीनों शाहियों में कौन कौन से रंग विद्यमान है, इनमें से कोई रिपोर्ट करने लायक दोष है नहीं। यदि चित्र 16 को ध्यान से देखें तो निम्न निष्कर्ष निकलता है। शाही के सैंपल ए के लिए 2 बिंदु बने हैं, जबकि क्रमशः पीले और लाल रंजक की सीध में। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शाही ए में 2 रंजक है, लाल और पीला। देखो इसके लिए 2 बिंदु बने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका मतलब इस ए शाही में
एक तो रंजक ये है और एक रंजक ये है, दो रंजक है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, साई के सी सैंपल के लिए केवल एक ही बिंदु बना है जो नीले रंजक की सीध में, इससे निष्कर्ष निकलता है कि साई सी में केवल एक ही नीला रंजक है। देखो सी के सामने केवल एक ही है और ये नीले की सीध में, इस वजह से ये हमने रंजक लगा रखे हैं, तो नीले की सीध में देखो, अब इससे आपको क्या पता चलेगा, ये तो रेड है, मतलब ये रेड है, इसके सामने जो होगा वो रेड होगा, ये ग्रीन है, इसके सामने जो होगा वो ग्रीन होगा, ये ब्लू है, इसके सामने जो होगा वो ब्लू होगा, ये वाई है, ये येलो है, येलो के सामने जो होगा वो येलो होगा। तो इसका मतलब ये तो हमें निशान लगा रखे हैं कैसे ऐसे, और ये हमारी जो साई है उससे हमें पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, साई सी के सैंपल में केवल एक ही बिंदु मिला जो नीले रंजक की सीध में, इसमें नीला होगा। साई के सैंपल बी के लिए 3 बिंदु प्राप्त होते हैं, इनमें से 2 बिंदु तो हरे और नीले रंजक की सीध में है, अतः 2 रंजक तो साई में है ही। इसका तीसरा बिंदु लाल रंजक की सीध से थोड़ा सा नीचे है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि साई में लाल रंजक दोषपूर्ण है, इसलिए इसके आरएफ मान शुद्ध लाल रंजक के आरएफ मानों से थोड़ा सा कम होते हैं। बी में देखिए, एक तो ये रहा लाल से थोड़ा सा नीचे, मतलब ये यहाँ पर एक ब्लू तो है ही और उसके अलावा हरा भी है, लेकिन ये वाला लाल पर है लेकिन लाल से थोड़ा सा नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकल गया कि इसमें ये दोनों तो रंजक हैं, लेकिन लाल रंजक भी, और लाल रंजक क्या है, लाल रंजक अशुद्ध प्रकार का है। इस वजह से रिपोर्ट करने लायक दोष सैंपल बी में है, जिसमें कि कोई ना कोई अशुद्धि मिली हुई है, सैंपल बी में है जिसमें कोई ना कोई अशुद्धि मिली हुई है, जिसलिए कि थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अर्थात इसमें जो रंजक मिला हुआ है वो अशुद्ध लाल प्रकार का रंजक है। जो इसमें रंजक मिला हुआ है वो कौन सा है, अशुद्ध लाल प्रकार का रंजक इसके अंदर पाया जाता है। तो आज हमने जो क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात की, क्रोमेटोग्राफी क्या है एक बार ब्रीफली उसके बारे में वापस हम बात करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है रंगों के आधार पर चीज़ों का पृथक्करण करना, रंगों के आधार पर अलग अलग प्रकार से जो अलग अलग कलर हैं, अलग अलग अवयव हैं, अलग अलग जो उसके अंदर यौगिक हैं, अलग अलग समूह जो उसके अंदर हैं, उन सभी को अलग अलग पृथक्करण करना और इसके अलावा उनकी पहचान करना, और अगर पॉसिबल हो तो उनका मात्रात्मक आकलन करना क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। क्रोमेटोग्राफी में वर्गीकरण के आधार पर कई प्रकार की क्रोमेटोग्राफी है। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी होती है, इसके अलावा जो क्रोमेटोग्राफी वितरण क्रोमेटोग्राफी होती है, अलग अलग प्रकार की क्रोमेटोग्राफी है। उसमें हमने कई प्रकार की क्रोमेटोग्राफी का अध्ययन करने के बाद आज हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। सबसे सरलतम विधि है जिसका प्रयोगशाला के अंदर हम प्रयोग करते हैं, आपके सिलेबस में भी ये होगी, प्रैक्टिकल में है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास में कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहले तो इसका सिद्धांत कौन सा है, विभेदीय अभिगमन के सिद्धांत पर कार्य करती है, 4 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले फिल्टर पेपर का चुनाव किया जाएगा, उसके बाद पदार्थ का विलयन बनाया जाएगा, उसके बाद नमूने को पेपर पर लागू किया जाएगा, विलायक का चुनाव करके उससे क्रोमेटोग्राम का विकास किया जाएगा। इस क्रोमेटोग्राम के आधार पर 2 प्रकार की क्रोमेटोग्राफी बनेगी, एक तो होगी चढ़ती क्रोमेटोग्राफी और एक होगी उतरती क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। चढ़ती का मतलब जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ विलायक चढ़ेगा, उतरती का मतलब जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की तरफ विलायक चढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट जो इसके अंदर होगा वो क्या होगा, देखिए पदार्थ की स्थिति को ज्ञात करना। अब आरएफ वैल्यू वगैरह की सहायता से हम उस पदार्थ की स्थिति को भी ज्ञात कर सकते हैं, ये उतरती क्रोमेटोग्राफी का एक डायग्राम है। उसके बाद है टीएलसी। टीएलसी को थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं और इसमें हम कांच की स्लाइड्स का यूज करते हैं। कांच की स्लाइड के ऊपर सिलिका जेल की सहायता से एक बहुत पतली परत का निर्माण किया जाता है और इसी के ऊपर जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसी के तरीके से काम किया जाता है। इसे भी सेम विलायक के अंदर लिखा जाता है और ये सब काम इसमें किया जाता है। इसका जो खोज किया वो एगॉन स्टॉल ने किया था 1956 में। सिलिका जेल और एल्यूमिना जैसे अधिशोषक पदार्थ की एक पतली परत को कांच की प्लेट पर, मतलब ग्लास प्लेट पर हम डाल देंगे। इसको क्रोमोप्लेट कहा जाता है। क्रोमोप्लेट मतलब जिस पर क्रोमेटोग्राफी करनी है। बाकी सिद्धांत तथा विधि में पेपर क्रोमेटोग्राफी की जैसी होती है। अब इसको बना कर हम किसी डेसिकेटर के अंदर रख लेंगे, जब इसकी जरूरत होगी तब इसको 105 डिग्री पर शुष्क करके उसके बाद में इसको इस तरीके से लटका देंगे। इसके ऊपर पॉइंट है और विलायक जैसे ऊपर चढ़ेगा तो इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो अवयव होंगे वो भी अलग अलग से पृथक इसमें होते रहेंगे। उसके बाद देखिए हाँ जी, उसके बाद पदार्थ के पृथक्करण की जो दक्षता होती है उसे आरएफ वैल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
अब देखिए RF वैल्यू क्या होती है, किसी विलय पदार्थ द्वारा अपने उच्चतम सांद्रता वाले बिंदु से ऊपर की ओर तय की गई दूरी तथा विलायक द्वारा तय की गई दूरी के मध्य के अनुपात को RF कहते हैं। तो ये A है, ये B है। अब इससे RF वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, RF बराबर पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी बटा विलायक द्वारा तय की गई दूरी, तो RF बराबर A बटा B। ठीक है, तो यहाँ पर विलायक द्वारा तय की गई दूरी, अब जिसको इसका अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, इसी वजह से हम अनुपात लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की राशियां हैं, अलग अलग प्रकार की दूरियां तय की गई हैं विलायक के द्वारा और इसके अलावा जो पदार्थ था उसके द्वारा, लेकिन अनुपात 0.6 0.6 0.6, तो इस मतलब इसका अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। उसके बाद में हमने RX के बारे में बात की। RX का मतलब होता है, अब इससे पहले हमने ये एक क्रोमेटोग्राफ द्विपथ क्रोमेटोग्राफ होता है, कईयों में जब दो इस प्रकार से आ जाए तो उसको अलग विलायक में लंबवत रखकर और उससे द्विपथ क्रोमेटोग्राफ का निर्माण किया जा सकता है। ये अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग प्रकार की वैल्यू है। उसके बाद RX है, जब विलायक बिल्कुल ऊपर तक चढ़ जाएगा तो तब उसके बारे में हम पूरी जानकारी नहीं ले सकते, तो इसलिए RX का यूज किया जाता है। RX बराबर पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी बटा मानक पदार्थ X द्वारा तय की गई दूरी, तो RX बराबर C बटा D। ठीक है, RF क्योंकि दो दूरियों का अनुपात है, शुद्ध संख्या होती है और इसका कोई हम ये कह सकते हैं कि इसकी कोई इकाई नहीं होती और विलायक की द्वारा तय की गई दूरी हमेशा ही अधिक होगी, इस वजह से RF की वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमने बात की है वो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अनुप्रयोग और किस किस पर निर्भर करता है। ताप पर RF किन कारकों पर निर्भर करता है, ताप पर, फिल्टर पेपर या पतली परत के पदार्थ की क्वालिटी पर, क्रोमेटोग्राम बनाते समय सुखाने और विकसित करने की विधि पर, और विलेन के pH और सांद्रता पर, और पदार्थ के मध्य हुई रासायनिक अभिक्रियाओं पर। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी के अनुप्रयोग हैं, अमीनो अम्लों, रंजकों इत्यादि को पृथक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। निकेल, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज के पृथक्करण, मतलब चारों इकट्ठे हो तो उनमें से एक को निकालना। निकेल, कॉपर, कोबाल्ट और जिंक में से चारों इकट्ठे हो तो उनमें से एक को निकालना। आयरन और एल्यूमिनियम के पृथक्करण में एल्यूमिनियम के आकलन में। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस किए। तो आज हमने क्रोमेटोग्राफी की जो यूनिट है उसको फिनिश किया है, कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम अब किसी और यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।